बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने एक जो है लास्ट पे, यानी वो लेक्चर नंबर 2 था, उसके लास्ट पे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हाई वी क्लासीफाई द बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मेजर हेडिंग है और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। और इसके लिए जब हम क्लासीफाई करते हैं और फिर हमें उसको समझना, उसका मुताला करना बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट। तो इसलिए हम आज जो ब्रांचेज हैं उनको पढ़ते हैं। पहली जो ब्रांच है हमारी वो है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूल का वर्ड जो आया है, आपको पता है कि ये जो एलिमेंट हैं या एटम हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्टेबल फॉर्म में आते हैं, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये याद रखना कि पहले आपको मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो एटम मिलते हैं आपस में, ठीक है ना, एटम एक जैसे भी मिल सकते हैं, मुख्तलिफ भी मिल सकते हैं, और वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। उस स्टेबल फॉर्म का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूल। और ये हमारी आज जो पहली ब्रांच है इसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको हमने किस तरीके से डिफाइन करना है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। ये तीन चीजें स्टूडेंट आपने याद रखनी है इसको जब आपने डिफाइन करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 द सेल, और नंबर 3 ऑर्गेनेलिज। और किस लेवल पे इन तीन चीजों को आपने स्टडी करना है? एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी कि पहला कौन सा है जी? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं और उनकी रेशो क्या है। आमतौर पर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं और उन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल की उनकी रेशो भी जो मॉलिक्यूल की है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होती है। तो पहले हमने स्ट्रक्चर देखनी है, फिर हमने किसको देखना है? सेल को भी हमने किस पे देखना है? मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना है कि एक सेल में हमने देखना है कि कौन कौन से वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जिस तरह हम देख रहे हैं एक सेल की जो है सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो उसमें हम मॉलिक्यूल देखते हैं कि उसमें लिपिड के कितने मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अपना कार्बोहाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो उसमें हम किसको स्टडी करते हैं? एट मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं सेल को भी। इस तरह ऑर्गेनेली नंबर 3 पे है स्टूडेंट ऑर्गेनेली का एग्जांपल आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनेली हैं। इनका भी जो स्टडी जो की जाती है वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे की जाती है कि इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और उनकी कितनी रेशो है। जिस तरह आप देखें ना, मैमिलियन सेल की भी बात हो सकती है, जिस तरह उसमें सेल की बात की कि उसमें 70% जो है वो वाटर होता है। तो इस तरीके से हम जो स्टडी करते हैं यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे करते हैं, चाहे वो वाटर के मॉलिक्यूल हम देखें, चाहे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल देखें, चाहे प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखें, चाहे लिपिड के मॉलिक्यूल देखें। तो ये हमारी जो स्टडी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। नंबर 2 इकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। ये बड़ी सिंपल तारीफ है इस इकोलॉजी की कि हम इसमें ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं किसके साथ? कि उसका एनवायरनमेंट के साथ, उसका माहौल के साथ, उसका या जो आप कह लें कि सराउंडिंग है उसके साथ क्या ताल्लुक है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। नंबर 3 एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। इसमें भी आप देखते हैं स्टूडेंट, आपने पहला सेंटेंस वही लिखना है जो इकोलॉजी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। लेकिन ये तारीफ आगे भी जाती है। दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि दिस इंक्लूड इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। ये समझना स्टूडेंट, पहला लफ्ज जो है इसमें हम कौन सा इंटरेक्शन देखते हैं कि इट इंक्लूड द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का किसके साथ? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में क्या चीजें हैं,
ज्यादातर आपका कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं ना वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में आती हैं, और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है आप कह लें कि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। जिस तरह वाटर है, टेम्परेचर है, ये सारे किस में आएंगे? इनऑर्गेनिक में आएंगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है माहौल के अंदर, कोई भी जानदार है जिसके साथ उसका आपने तल्लक देखना है, तो इसमें ज्यादातर जो है वो आप कहेंगे जो है जिंदा चीजें आती हैं, या दूसरे आपके जो मालिक्यूल हैं आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल हैं, या लिपिड के मालिक्यूल हैं, या प्रोटीन के मालिक्यूल हैं, ये सारे किस में आएंगे? अगर ये एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं और इनके साथ आप रिलेशन देखते हैं तो ये ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में आएंगे। स्पेशली इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट, पहला कौन सा है कि जी आपने जो समझना है कि इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, दूसरा क्या है ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, और तीसरा क्या है कि स्पेशली खास तौर पे इट रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटी, कि एक ह्यूमन एक्टिविटी, एक जो इंसान है ठीक है, या ह्यूमन बीइंग है, ये इन्वायरमेंट को किस तरीके से जो है मुतासर कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट को आया कोई बेनिफिट दे रहे हैं या इसको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी हमने स्टडी करना है अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने ये एक डिफरेंस याद रखना है, जहां पे भी आप इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन देखेंगे, तो एक डिफरेंस आपने जरूर देखना है कि इकोलॉजी के अंदर जो लास्ट सेंटेंस पे ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आखिर पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर कि स्पेशली इट रिलेट टू ह्यूमन एक्टिविटी, यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन जो है इंसान का माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है या फायदा पहुंचा रहा है, वो हम लाजमी स्टडी करते हैं कि इंसान का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। ये हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ना कि इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंपल रिलेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का, कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। जब भी हमने इकोलॉजी की स्टूडेंट डेफिनेशन लिखनी है, उसके अंदर हमने ह्यूमन बीइंग का, इंसान का कोई जिक्र नहीं करना। नंबर 4 माइक्रोबायोलॉजी। It is the study of microorganisms which include bacteria, virus, protozoa and macroscopic algae and fungi। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, आपकी याद रखने वाली जो बात है वो क्या है, मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड बैक्टीरिया, याद रखना है बैक्टीरिया, उसके बाद क्या है वायरस, उसके बाद क्या है प्रोटोजोआ एंड मैक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। इसमें ये जो बात समझने वाली है ना, बाकी तो ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि उसने जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ के साथ, बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस तरह वायरस है, ठीक है, वो भी आप कह लेंगे अभी एक सेल भी वो तो मुकम्मल नहीं है। इस तरह प्रोटोजोआ, तीसरे नंबर पे क्या है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ स्टूडेंट प्रोटिस्ट जो होता है ना, प्रोटिस्ट एक पूरा चैप्टर है फर्स्ट ईयर के अंदर। प्रोटिस्ट की जो है ना वो 3 बड़े ग्रुप हैं, एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है उसका जो बड़ा ग्रुप है एल्गी, और जो तीसरा प्रोटिस्ट का बड़ा ग्रुप है वो होता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। याद रखें कि प्रोटिस्ट के स्टूडेंट 3 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप कौन सा है प्रोटोजोआ, दूसरा ग्रुप कौन सा है एल्गी, और तीसरा ग्रुप कौन सा है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ जो है वो होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटोजोआ क्या होते हैं जी, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, यानी जो एनिमल की तरह के जो प्रोटिस्ट है उनको हम प्रोटोजोआ, और जो प्लांट लाइक की तरह प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम एल्गी कहते हैं, और जो फंजाई की तरह प्रोटिस्ट होते हैं उसको हम फंजाई लाइक कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ। लेकिन इसके बाद जो आपने ये बात समझनी है, ये भी बड़ी अहम बात है कि मैक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, तो उसने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के साथ मैक्रोस्कोपिक नहीं लगाया, बल्कि उसने किसके साथ, एल्गी और फंजाई के साथ स्टूडेंट उसने क्या लगाया है, मैक्रोस्कोपिक लगाया। उसकी वजह यह है कि जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ ये तो कंफर्म है कि ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये मैक्रोस्कोप के बगैर नजर आते ही नहीं है। इसलिए वो जो चीज कंफर्म होती है तो उसके साथ मैक्रोस्कोपिक लगाने का, या इस तरह को जो और कोई चीज होती है तो कंफर्म की चीज के साथ कोई लफ्ज लगाने की जरूरत पेश नहीं आती। यानी ये तो कंफर्म है कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ मैक्रोस्कोपिक है, ये उसके बगैर नजर नहीं आती, इसलिए उसने मैक्रोस्कोपल वर्ड जो है वो नहीं लगाया, लेकिन एल्गी और फंजाई के साथ लगाया है। उसकी वजह यह है कि बाद एल्गी भी ऐसी हैं, बाद एल्गी स्टूडेंट ऐसी हैं जो कि आपको आम आंख से नजर आ सकती हैं।
वो तो आप कह लें कि बहुत बड़ी बड़ी आप कह लें कि काफी उनकी लेंथ होती है, जो कि आप कह लें कि विजिबल होती है, आम आंख से नजर आ सकती हैं। लेकिन बाद एलगी ऐसी भी होती हैं जो आपको आम आंख से नजर नहीं आती। तो इसलिए इसमें जो है मैक्रोबायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ उन एलगी को स्टडी करते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक है, जो कि कौन सी हैं, मैक्रोस्कोपिक है। इस तरह फंजाई फंजाई भी आप बहुत ज्यादा ऐसी फंजाई हैं जो हमें आम आंख से नजर आ जाती हैं, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आती, जो कि आप कह लें कि मैक्रोस्कोपिक होती हैं। इस तरह एक मिसाल भी है यीस्ट। अब यीस्ट जो है आप कह लें कि वो वाहिद फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, वो यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट। यीस्ट ये मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि यीस्ट जो है वो आपको आम आंख से नजर नहीं आती, इसलिए उसने इन दोनों के साथ, एलगी के साथ और फंजाई के साथ वर्ड जो है वो मैक्रोस्कोपिक लगाया हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट हम आते हैं जी एक्वेटिक बायोलॉजी। ये मैंने हेडिंग दी है, वैसे आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट ये वाली हेडिंग मौजूद नहीं है एक्वेटिक बायोलॉजी। वहां आपकी बुक के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी का जिक्र है, लेकिन जो एक्वेटिक बायोलॉजी है इसका जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया है, अगर सिंपल आप कहें कि एक्वेटिक बायोलॉजी क्या होती है, तो इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन वाटर। वाटर के अंदर चाहे जो भी वाटर है, चाहे समुद्री पानी है या आप कह लें कि जो फ्रेश वाटर है, जो भी उसके अंदर हम अगर लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप एक्वेटिक बायोलॉजी कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये कह लें कि आज के लेक्चर की ये स्पेशल जो है ना, ये स्पेशल डेफिनेशन है, स्पेशल ब्रांचेस हैं, जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी और दूसरी कौन सी है, मैरीन वाटर बायोलॉजी। कोशिश करनी है कि इसको आपने इन दोनों ब्रांचेस को स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपने समझना है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी कि उन बॉडीज की, उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस बॉडी द फ्रेश वाटर। ये जो दूसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो आसान सा है ना कि जो भी फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, लेकिन एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ दिस बॉडी द फ्रेश वाटर, और फिजिकल और केमिकल पैरामीटर भी हम पढ़ते हैं कि वो जिस वाटर में मौजूद हैं कि वहां पे फिजिकल पैरामीटर कौन से हैं या केमिकल पैरामीटर कौन से हैं। तो पैरामीटर का मतलब स्टूडेंट होता है खसूसियात। तो आप समझ कि फिजिकल खसूसियात कौन सी होती हैं और केमिकल खसूसियात कौन सी होती हैं। तो फिजिकल कौन सी, मसलन वहां पे अगर लाइट है, लाइट कैसी है ये फिजिकल पैरामीटर में आएगी, वहां पे टेम्परेचर कैसा है ये फिजिकल पैरामीटर में आएगा। इसके बाद केमिकल पैरामीटर ऑफ दिस बॉडी, वहां पे वाटर की जो है वो पीएच क्या है, ये पीएच जो है ये किस में आएगा, ये केमिकल पैरामीटर के अंदर आएगा। इसके अलावा उसकी एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है, ये सारे किस में आएंगे, केमिकल पैरामीटर के अंदर आएंगे। तो साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, और वहां पे हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ दिस बॉडी उनको भी स्टडी करते हैं। द फ्रेश वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स, ये उसने फ्रेश वाटर की एग्जांपल दी है, जिस तरह रिवर दरिया है, लेक्स नदियों को कहते हैं। इसके अलावा जो नहरें हैं, ठीक है, जो तालाब हैं, ठीक है, जो भी है ये सारे फ्रेश वाटर में आते हैं, ठीक है। दरिया, नहरें, नदियां, नाले, जितने भी ये सारे हैं, आप कह लेंगे समंदर के अलावा बाकी जितना पानी है वो सारे का सारा किस में आता है, फ्रेश वाटर में ही आता है। तो ये उसने एग्जांपल दी है फ्रेश वाटर की। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट नंबर 6 पे मौजूद है मैरीन बायोलॉजी। नंबर 6 पे स्टूडेंट कौन सी मौजूद है, मैरीन बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन। सी एंड ओशन के अंदर जो है लाइफ है उनको जो हम स्टडी करते हैं वो किस हेडिंग के अंदर स्टडी करते हैं स्टूडेंट, मैरीन बायोलॉजी के अंदर। सी जो है वो छोटे समंदर को कहते हैं, ओशन जो है वो बड़े समंदर को कहते हैं, ठीक है ना, और ये साल्टी वाटर होता है। दिस स्टडी इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ, ये तो मैरीन लाइफ पे मुश्तमिल है, यानी समंदर के अंदर जो लाइफ मौजूद है, एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ द सी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिकल पैरामीटर क्या होते हैं और केमिकल पैरामीटर क्या होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि फिजिकल जिस तरह लाइट है, टेम्परेचर है, ये फिजिकल पैरामीटर में आते हैं, या इस तरह पीएच है या एसिडिटी है, ये केमिकल पैरामीटर के अंदर आते हैं। These parameter act as a factor for marine life, और यही जो होते हैं, यानी फैक्टर जो होते हैं, आप कह लेंगे कि जो पैरामीटर होते हैं, यानी वहां की लाइट है, टेम्परेचर है, एसिडिटी है, यही उसके लिए फैक्टर का काम करेंगे, यानी उसको आप कह लेंगे मुतासर कर सकते हैं, उसके बेनिफिट दे सकते हैं या उसको नुकसान कर सकते हैं, ये फैक्टर के तौर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने समझ लिया है
मैं आपको ये एक बड़ी बड़ा अहम कंसेप्ट दूंगा, आपने बड़े गौर से सुनना है स्टूडेंट ये, कि ये जो फ्रेश वाटर होता है और दूसरा मैरीन वाटर होता है यानी समुद्री पानी होता है, ठीक है, इसमें क्या फर्क होता है। एक तो याद रखना कि ये जो समुद्री पानी है इसको आप ओशन वाटर भी कहते हैं, सी वाटर भी कहते हैं, मैरीन वाटर भी कहते हैं, साल्टी वाटर भी कहते हैं। वो तो मैंने पहले बता दिया ना कि सी छोटे समंदर को और ओशन बड़े समंदर को कहते हैं, तो ये सारे इसके नाम है। दूसरा है फ्रेश वाटर, तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने नोट करना है कि ये जो फ्रेश वाटर है ना इसको कहा जाता है फ्लोइंग वाटर। क्या कहा जाता है जी, ये इसके साथ मैं लिख रहा हूं, इसके साथ मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो वाटर होता है ना फ्रेश वाटर, ये कौन सा वाटर होता है, ये कौन सा वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर। यानी जो पानी आमतौर पे जो बह रहा होता है उसको फ्लोइंग वाटर कहते हैं। और ये जो समुद्री पानी है ना, ये समुद्री पानी मैरीन वाटर जो है स्टूडेंट, ये जो मैरीन वाटर है इसको आमतौर पर स्टेगनेट वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, स्टेगनेट वाटर, जो पानी खड़ा हुआ उनको उसको कहा जाता है स्टेगनेट। स्टेगनेट का मतलब होता है खड़ा होना, यानी जो आप कह लें फ्लो ना कर रहा हो, तो ये याद रखना। दूसरा आप कह लें कि इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो मैरीन वाटर है इसमें सॉल्ट की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन मैरीन वाटर। और इसमें जो है फ्रेश वाटर है इसमें सॉल्ट की मिकदार क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आपने ये बात हमने स्टूडेंट आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, इसको समझना है अच्छे तरीके से कि इसमें सॉल्ट की मिकदार जो है वो ज्यादा क्यों होती है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो मैरीन वाटर है या समुद्री पानी है इसमें सॉल्ट की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो आप ये समझिए कि ये जो हम सबसे ऊंचे है ना जमीन पर, आप कहेंगे सबसे ऊंची जो जमीन पर मौजूद है वो पहाड़ होते हैं, और जमीन पर जो सबसे नीची चीज है ना, सबसे जमीन पर जो सबसे नीची चीज है वो होती है समंदर। वो स्टूडेंट क्या होती है, समंदर। आप ये समझ लें कि ये समंदर है। सबसे ऊंचा कौन सा है, पहाड़। अब पहाड़ के ऊपर आपको पता है, पहाड़ के ऊपर स्टूडेंट आपको पता है कि ग्लेशियर होते हैं, यानी वहां पे बर्फ के ऊपर होती है। अब ये जो पानी है ऊपर से, ये जब बर्फ पिघलती है तो ये पानी यहां से नीचे आना शुरू हो जाता है। ये स्टूडेंट पानी यहां से नीचे आना शुरू हो जाता है, और ये बह कहां पे आता है, ये बह के यहाँ पे ये इस ओशन के अंदर आता है, समंदर के अंदर आता है, या आप कह सी के अंदर आता है। ये पानी कहां, अब देखिए जैसे जैसे ये पानी फ्लो करेगा, ये पहाड़ से नीचे आएगा पानी, या ये नीचे की जाने आएगा, तो रास्ते पे एक तो सॉल्ट मौजूद होते हैं। एक तो रीजन ये है कि ये आप रास्ते पे ये फ्लोइंग वाटर है और बह के आता है, और ये अपने अंदर सॉल्ट जो है अपने साथ सॉल्ट लेके आता रहता है। जैसे जैसे ये आगे ट्रेवल करेगा, आगे जाएगा, इसके साथ सॉल्ट जो है वो ज्यादा शामिल होते जाएंगे। तो ओशन तक पहुंचते हुए इसमें काफी सॉल्ट जो है वो शामिल हो चुका होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि ओशन के अंदर जो है वो सनलाइट होती है, यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है। ओशन के अंदर क्या होती है, सनलाइट जो है, क्या स्टूडेंट, सनलाइट जो है वो इसको डायरेक्ट हिट कर रही है ओशन को, ओशन में जो पानी मौजूद है। और वहां पे आपको पता है कि पानी सनलाइट की वजह से जब पड़ती है उसमें तो पानी एवेपोरेट होता है, पानी यहां से निकलता है, पानी यहां से निकलता है, वो एवेपोरेशन होती है, वेपर बन के निकलता है। लेकिन सॉल्ट की एवेपोरेशन नहीं होती, सॉल्ट की एवेपोरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें सॉल्ट की मिकदार और ज्यादा होती जाती है। तो दोनों रीजन स्टूडेंट आपने समझनी है। पहले मैंने आपको क्या बताई कि फ्रेश वाटर जो आमतौर पर फ्लो करके समंदर की तरफ आ रहा होता है तो वो अपने साथ जो है वो सॉल्ट जो है वो शामिल करता जाता है। और दूसरी रीजन जो मैंने आपको बताई कि समंदरी पानी पे जब लाइट पड़ती है तो वहां पे पानी की एवेपोरेशन होती है, जबकि सॉल्ट की एवेपोरेशन नहीं होती। इस तरह उस पानी के अंदर सॉल्ट की मिकदार जो है वो मुसलसल बढ़ती रहती है। तो ये एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद जो हमारी ब्रांच है नंबर 7 पे, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, ये लफ्ज पैरासाइट्स है। पैरासाइट की जो है वो पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पैरासाइट आपको पता है कि ये लिविंग होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और ये उससे खुराक भी लेता है, फूड भी लेता है, और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो कोई भी जानदार जो लिविंग होस्ट के बगैर ना रहे और उससे फूड भी ले और उसको नुकसान भी पहुंचाए, तो उसको हम कहते हैं ये पैरासाइट है। तो पैरासाइट का जो मुताला है उसको हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। उसको हम क्या कहते हैं जी, पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स, द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी।
लेकिन इसमें बातें आपने याद रखनी है, इसमें भी 4 अहम बातें हैं स्टूडेंट। नंबर 1 पे है स्ट्रक्चर, नंबर 2 पे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नंबर 3 पे है लाइफ हिस्ट्री, और नंबर 4 पे है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो ये स्टूडेंट आपने चारों बातें समझनी है पैरासाइटोलॉजी के अंदर, कि पैरासाइट की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि स्ट्रक्चर का हमें पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर कैसी। जिस तरह आप देखें ना कि अब बैक्टीरिया में हमें पता है उसकी स्ट्रक्चर में, के बाद बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और हम ऐसी एंटीबायोटिक बना लेते हैं कि जब वो हमारे कोई बीमारी आप कहने के बनाता है, उसकी कोई बैक्टीरियल डिजीज जिसके हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो हम ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं जो उसकी सेल वॉल पे अटैक करती है, और वो जो है आप कह लें कि उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, और वो आप कह लें कि उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो स्ट्रक्चर का हमें जो है वो ये बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर किसी पैरासाइट का हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन से मुराद क्या है कि वो कैसे जो है आप कह लें कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर उसने डिजीज अपना प्रोड्यूस करनी है, डिजीज बनानी है, वो डिजीज जो है वो किस सोर्स से कैसे वो उस जानदार के अंदर, कैसे वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल हुआ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से दाखिल हुआ, उसे कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैं अब जिस तरह एग्जांपल दूं, जिस तरह अब एड्स का जो वायरस है HIV, अब वो उसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो ब्लड के जरिए होती है। इस तरह हेपेटाइटिस वायरस है, उसका भी आपको पता है कि वो भी ब्लड के जरिए दाखिल होता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए दाखिल होता है। तो अगर हम किसी भी पैरासाइट का अगर इस तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता हो स्टूडेंट, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम उससे फिर जो है उसकी एहतियाती तदाबीर कर लें, उसकी एहतियात कर लें उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये ब्लड के जरिए फैलता है, तो हमें ऐसे जो है वो ब्लड कंटैक्ट, यानी पहले देखते हैं ना आप हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि जिस बंदे ने किसी ने दूसरे को ब्लड देना हो ना, तो वो पहले ब्लड के टेस्ट कर लेते हैं कि इसको एड्स या हेपेटाइटिस वगैरह या कोई दूसरी बीमारी है तो नहीं। तो इससे हमें ये अब उसको पता चल गया ना, तो हमने एहतियात कर ली, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का हमें पता हो तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद है स्टूडेंट लाइफ हिस्ट्री नंबर 3 पे, कि लाइफ हिस्ट्री का भी जिस तरह आप देखें अब बताया जाता है कि जिस तरह पोलियो वायरस है कि इससे पहले इतना ज्यादा इससे नुकसान होता था, ये फलां कंट्री में होता था, तो उससे इतनी जो है इसकी आप कह लें कि कोई 5% पॉपुलेशन मुतासिर हुई थी, या इस तरह कोई और जो है दूसरी आपकी डिजीज है जो वायरस की वजह से होती हैं या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो हम उन लोगों को लाइफ हिस्ट्री बताते हैं उसकी, कि इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया था आज से 50 साल पहले, या 60 साल पहले, या 100 साल पहले। तो उससे फिर जो है लोग जो है वो एहतियात करना शुरू कर देते हैं, उनको जो है वो आप कह लें कि उससे आगाह होते हैं। नंबर 4 पे जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ये पहले जब पैरासाइट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी ना स्टूडेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है पैरासाइट होस्ट लिविंग होस्ट के बगैर नहीं रह सकता। तो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप देखें अब मलेरिया जो है ये एक डिजीज है, ये किसकी वजह से फैलता है, ये फैलता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और प्लाज्मोडियम किसके अंदर होता है, मच्छर के अंदर। ठीक है, अब मच्छर को ये बतौर लिविंग होस्ट इस्तेमाल करता है प्लाज्मोडियम, अगर हम मच्छर को मार देते हैं तो इससे मुराद है कि हम जो है वो मलेरिया से बच जाएंगे। तो ये भी स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। नंबर 8 आज के लेक्चर की जो लास्ट ब्रांच है, आखिरी डेफिनेशन है, वो कौन सी है, सोशल बायोलॉजी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कंसेप्चुअल है। इट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कॉमन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें दो स्टूडेंट, एक तो आपने हमने देखना है जी सोशल बिहेवियर और दूसरा हमने देखना है कॉमन लाइफ। स्टूडेंट सोशल का जो लफ्ज है, दोनों लफ्ज आपने समझे, एक सोशल का लफ्ज है और दूसरा कॉमनल लफ्ज है। सोशल कहते हैं मुआशरे को, या ये आप कहें कि सोसाइटी को, ठीक है, और कॉमनल का जो लफ्ज है ये कम्युनिटी से आया हुआ है। कम्युनिटी को उर्दू में समाज कहते हैं, सोशल को क्या कहते हैं, मुआशरा कहते हैं, और कम्युनिटी को क्या कहते हैं, कम्युनिटी को समाज, मुआशरा एंड समाज। अब ये जो मुआशरा यानी सोशल है, ये आप कह लें कि ये बड़ा यूनिट है, और जो कम्युनिटी, ये जो कॉमनल लफ्ज है कम्युनिटी से आया है, ये उससे छोटा यूनिट है। ये सोशल बिहेवियर तो आप कह लें कि ये तो मिजाज उसका कि जो भी अपना ह्यूमन बीइंग का मिजाज कैसा है, उसमें हम के बाद लोगों को, आपको पता है ना, सारे लोगों का मिजाज एक जैसा नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं जी अब पठान जो लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज हैं, ठीक है, अरब लोग जो है वो बड़े मेहमान नवाज हैं, तो ये हम उनका जो है वो मिजाज बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें सोशल बिहेवियर। इस तरह कॉमन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बेस पे या लोकेशन बेस पे मुख्तलिफ ग्रुप इख्तियार कर लेते हैं,
तो उसको भी जो है वो कॉमनल लाइफ भी हम स्टडी करते हैं किस हेडिंग के अंदर, सोशल बायोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट दोनों आपको ये इसमें सोशल बायोलॉजी के अंदर आमतौर पर स्टूडेंट इससे परेशान होते हैं कि सोशल बिहेवियर और कॉमनल लाइफ। सोशल किसको कहते हैं, मुआशरे को कहते हैं, ये सोसाइटी से आया हुआ है, और कॉमनल लफ्ज याद रखिए कम्युनिटी से आया हुआ है और उसको समाज कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट ये आज आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।